हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप 1 पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्न दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे, जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चाहे दोस्तों रेलवे की तैयारी करते हों या एसएससी की तैयारी करते हों या बीपीएससी की तैयारी करते हों या पीसीएस, यूपीएससी, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पाका पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो वैदिक संस्कृति का जो टाइम रहा है, ये दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, पूर्व वैदिक या रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका जो काल रहा है ना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न तो हो गया। अगला प्रश्न है 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3 में बोल रहा है, और ये प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो 3 में बोल रहा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, और प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये जो है सही नहीं है। बाकी देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, वे संस्कृति बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे झुंडों में भारत पहुँचे, ये सभी जो है सही है, लेकिन जो ऑप्शन डी में है ये गलत है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2001 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 5 है। यहाँ पे 5 में बोल रहा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि तंबाकू। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी चावल का ज्ञान था, गेहूं का और जौ का, ये सारे उस टाइम थे, लेकिन तंबाकू नहीं था। और ये प्रश्न 2001 में पूछा गया है एसएससी में। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि श्रमण। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि सोल्व सूत्र। और ये प्रश्न पूछा है एसएससी 1999 में। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद में। और ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और जो वेद होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वेद हो गया ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा हो गया अथर्ववेद और चौथा हो गया सामवेद। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी 1999 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 9 में है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ये जो क्रम है सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 10 है, वेदों की संख्या कितनी है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, 4। अभी मैंने आपको बताया था वेदों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है,
सामवेद है और अथर्ववेद है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 11 में है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? तो 11 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ऋग्वेद, आर्यवेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, आर्यवेद और सामवेद, इसे त्रय या वेद त्रय कहते हैं। ठीक है, वेद त्रय। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 12 में है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि मुंडक उपनिषद। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये रेलवे में और ये उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 13 में है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि पशुपालन। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों यहाँ से एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 14 में है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, यानी कि सामवेद। ठीक है, और सामवेद में जो है दोस्तों, इसका जो सामवेद में व्याख्या किया गया है, इसमें किया गया दोस्तों संगीत का। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए RRB 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मनु। ठीक है, प्रथम विधि जो निर्माता है वो मनु को कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न ये देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ये है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता, और ये प्रश्न पूछा गया रेलवे 2005 में। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 17 में बोल रहा है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि गोधन। ठीक है, और ये भी देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 10 में। और देखिए ये भी रेलवे 2005 में पूछा गया है। हम दोस्तों टोटल इस वीडियो में टोटल 100 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 19 में है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 18। ठीक है, पुराणों की जो संख्या है वो 18 है, और ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये देखिए रेलवे 2005 में ये पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, प्राकृतिक। ठीक है, और ये भी देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। सारे प्रश्न रिपीटेड है इसमें। अगला प्रश्न है 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, इंद्र शब्द का। ठीक है, इंद्र के लिए हुआ है, सॉरी इंद्र के लिए हुआ है। जो पुरंदर शब्द का जो यूज किया गया है ये किया गया है इंद्र के लिए। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया रेलवे 2004 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ज्यामिति, और ये रेलवे में पूछा गया है 2002 में। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 में है, आस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि उपनिषद से। ठीक है, और ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 24 में है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि पंजाब में। ठीक
ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है रेलवे 2003 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 25 में सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यानी कि ए का 1, ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का जो होगा ये 4 होगा, ठीक है, 4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हड़प्पा जो है रावी से संबंधित है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन डी तक ही दिया है, तो इसको आप लोग ई मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ई के लिए होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन 5, ठीक है। यहाँ पे 5 होना चाहिए था और यहाँ पे ई होना चाहिए था। तो यहाँ पे अथर्ववेद का जो होगा ये ब्रह्मा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 26 में है, वेदों को अपौरु से क्यों कहा गया है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है, इसलिए अपौरु से इसे कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 27 में है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उलूक कनाद, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ। NTPC 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 28 में है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक प्रतिपादक हैं। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, जैमिनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 में है, वेदांग या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि बदरायन, ठीक है, बदरायन। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, 9वां मंडल। और देखिए एग्ज़ाम में कितनी बार ये रिपीट हुआ है। देखिए 40वीं BPSC में पूछा गया है 1995 में, और देखिए 42वीं BPSC 1998 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 31 में है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, ठीक है, किस नदी के तट पर ये लड़ा गया था। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि पुरुषनी नदी, ठीक है। और ये देखिए BPSC में पूछा गया है 1998 में। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1/6, ठीक है। और ये देखिए BPSC 1995 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ब्राह्मण युग से, ठीक है। और ये भी देखिए BPSC 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। और ये भी देखिए 1994 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 में है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि सॉरी दोस्तों। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये देखिए एग्जाम में रिपीट हुआ, BPSC में पूछा गया है, UP PCS 2016 में भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 36 में बोल रहा है, गायत्री मंत्र यानी कि देवी सवृत्ति को संबोधित गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है ये प्रश्न है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ऋग्वेद में। और ये भी देखिए BPSC में पूछा प्रश्न है 1994 में।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 37 में है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है, यानी कि गौतम ने न्याय दर्शन को जो प्रचारित किए थे, प्रचार किए थे, ये गौतम ने किए थे, ठीक है, गौतम बुद्ध ने। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है, आरटीएस 2009 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस 2016 में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 38 में है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क जो है किस नाम से जाने जाते थे? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि स्वर्ण आभूषण, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 39 में है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, पतंजलि। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, और देखिए 2008 में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 40 में है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि दर्शन पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 41 सॉरी 40 तो हो गया। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, दर्शन पर, ठीक है। अगला प्रश्न है 41 सूचीवान को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ये वाला, ठीक है, यानी कि ए का 4 होगा। मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ मिलान, ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, ठीक है, ये वाला बी का 2, और सी का 1 होगा, और डी का जो होगा ये 3 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 42 में है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, सिंधु नदी, ठीक है। और ये भी देखिए यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 43 में है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, केकाई के, ठीक है, केकाई। और ये भी प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 1999 में। अगला प्रश्न करेंगे 44 में है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, कठोपनिषद में, ठीक है। और ये भी देखिए 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, और न जाने कितनी बार पूछा गया, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है वो 2 बार, ठीक है, 2 एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 45 में है वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि अफगानिस्तान में, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है, यानी कि सांख्य दर्शन। और ये देखिए पूछा गया यूपी पीसीएस 1998 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि अंतरजी खेड़ा से। और ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 48 में है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि सामवेद, ठीक है, सामवेद। अगला प्रश्न है 49 में है निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि भागवत, ठीक है, भागवत जो है ये शामिल नहीं है प्रस्थानत्रयी में। अगला प्रश्न करेंगे 50 में है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, मीमांसा से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 51 में दोस्तों सुमिलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 यहाँ पे है और सूची 2 है, इसे सुमिलित करना है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 3 होगा, ठीक है, ए का 3, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, और डी का जो है
ये 4 होगा। ठीक है, यानी कि अथर्ववेद में किसका संकलन मिलता है ये यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित वहाँ पे मिलता है संबंधित, ठीक है, जानकारी मिलता है। और ऋग्वेद में जो है ईश्वर महिमा मिलता है उसमें। और जो यजुर्वेद है उसमें बलिदान विधि मिलता है। और सामवेद में जो मिलता है ये मिलता है संगीत का संकलन। ठीक है, और देखिए ये जो पूछा गया है ये पूछा गया MPPSC 1999 में। और इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 52 में बोल रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि चिकित्सा से। ठीक है, और ये भी देखिए पूछा गया 1993 में। अगला प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न है 53, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यजुर्वेद से। ठीक है, यज्ञ संबंधित जो विधि विधान है वो यजुर्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न करेंगे 54, वैदिक युगीन सभा मतलब वैदिक युगीन जो सभा है वो क्या है। ठीक है, तो 54 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्रिपरिषद थी। और ये भी देखिए पूछा गया RS RTS 1994 में और 1995 में पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 55 में है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है। और चलिए अगला प्रश्न करते हैं 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि शाक्य। अगला प्रश्न करेंगे 58, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि वैदिक युग में। ठीक है, और ये भी देखिए SSC 2003 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 59 में है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, लुहार। ठीक है, लुहार जो है इसे लुहारगिरी भी कहते हैं, ये जो है व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न पूछा गया SSC 2003 में। अगला प्रश्न करेंगे 60 में है सुमिलित कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे देखिए उपवेद है और यहाँ पे संबंधित वेद है। ठीक है, तो सुमिलित करना है इसको। तो 60 का जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 60 का ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 60 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ये होगा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलान करके भी बता देता हूँ। ए का जो राइट आंसर होगा 1 होगा, ए का 1 होगा, और बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, और डी का जो है वो 4 होगा। ठीक है, 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे उपवेद है, सूची 1 में जो है ये उपवेद है और सूची 2 में है ये संबंधित वेद है। तो यहाँ पे देखिए 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो यजुर्वेद है। ठीक है, और यजुर्वेद का जो उपवेद है ये धनुर्वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है ये है गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का जो उपवेद है ये है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र वेद। ठीक है, तो यहाँ पे संबंधित वेद से उपवेद को मिलाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 61 में है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न करेंगे 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ठीक है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में दोस्तों
जादुई माया और वशीकरण का व्याख्या मिलता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न पूछा गया है देखिए, यूपीएससी 2004 और जेपीएससी 2010 में और रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 63 में बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है 63। इसमें बोल रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, आर्य शब्द जो है ये किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न करेंगे 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 10। ठीक है, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो 10 है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 65। आर्य भारत में संभवतः आए। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि मध्य एशिया से आर्य जो लोग थे वो भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 66। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अर्जुवेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। और दोस्तों मैंने पिछले जो प्रश्न किए थे वो बता दिए थे, अर्जुवेद में संगीत का शायद वर्णन मिलता है, तो गलत है। ठीक है, सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है। ठीक है, सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है। ठीक है, और ये जो अर्जुवेद है ये सबसे बाद का वेद है। अर्जुवेद जो है सबसे बाद का वेद है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 67। 67 में है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 68। 68 में है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम शास्त्रा कौन सी थी। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 70। 70 में है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 71। 71 में है अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 72। 72 में है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 72 का ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था तो जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 73। 73 में है वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, जौ को। ठीक है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था, तो जौ को कहा जाता था। अगला प्रश्न करेंगे 74। 74 में है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, चावल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 75। अथर्व का अर्थ है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का जो अर्थ होता है ये पवित्र जादू होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 76। 76 में है सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए का 1 मैं मिलान भी करके दिखाता हूँ। ए का 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी जो है इसका 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 77। 77 में है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कपिल। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया आरए से और आरटीएस 2009 और जेपीएससी 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 78। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है।
तो 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि मनुस्मृति। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार, ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, और जो 78 में है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों कई बार पूछा गया एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 79। 79 में है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती थी है। तो 79 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, रामायण को, ठीक है। आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है ये दी जाती है रामायण को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 80। 80 में है प्राचीनतम पुराण है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण, ठीक है। सबसे प्राचीनतम जो पुराण है ये मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न करेंगे 81। 81 में है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, सरस्वती को, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो नदी है ये है सरस्वती, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 82। 82 में है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, कोल या कुटुंब, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 83। 83 में है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ही होगा, इंद्र की, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 84। 84 में है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, अथर्ववेद को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 85। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, मैत्रायणी संहिता, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो 86 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, प्रजापति, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, सर्वोच्च स्थान, तो ये था प्रजापति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 87। 87 में है सुमिलित कीजिए, यानी कि इसमें भी मिलान करना है, ठीक है। तो 87 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, यानी कि ए का 1 होगा, ठीक है, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो मैं आपको मिलान करके बताता हूँ। देखिए ए का जो होगा दोस्तों यही वाला होगा, ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 88। 88 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ये वाला, ठीक है। रावी एक नदी है, तो इसका जो ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है पुरुषोनी है, ठीक है, इस तरफ से है। और सतलज का जो है ये शत्रुति है, शत्रुदी, और चिनाव का जो है ये अस्किनी है, और व्यास का विपाशा है, ठीक है, इस साइड से था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 89। 89 में है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो 89 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि 16 है, यानी 16। संस्कारों की जो कुल संख्या है वो 16 है। अगला प्रश्न करेंगे 90। सुमिलित कीजिए, इसमें भी सुमिलित करना है, ठीक है। तो 90 का जो राइट आंसर है ये यहाँ पे दिया गया है। 90 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोट है 90 का, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का ये ऑप्शन ही होगा, ये वाला, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मिलान भी करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 90 का जो आंसर दोस्तों ए का 1 होगा, ये वाला, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मैंने तो आपको बता दिया, ये होगा, ठीक है, ये वाला होगा ये। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 91। 91 में भी सुमिलित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं।
91 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका भी ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का 4 होगा। अगला प्रश्न करेंगे 92 में है 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मातृ ऋण। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 93 में है ऋग वैदिक काल के से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो 93 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि गिरुवर्णी मृद भांड। ठीक है, गिरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 94 में है 94 में बोल रहा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चरित्र धूसर मृद भांड संस्कृति। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 95 में है हरियाणा प्रांत में चरित्र धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। ठीक है, तो 95 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि भगवानपुर। अगला प्रश्न करेंगे 96 में है प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो 96 का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 97 में है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं। ठीक है, अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो 97 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी गाय के लिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 98 में है सुमिलित कीजिए, इसमें सुमिलित करना है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये वाला। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और जो सी का है सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 99। ठीक है, 99 में है ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, वरुण को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 100। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, वरुण। अगला प्रश्न करेंगे 101। ठीक है, 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोग को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा। तो 101 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विष्णु को। और ये आप लोग वीडियो देखे होंगे, उन वीडियो में अगर आप देखे होंगे श्री कृष्ण में, तो उसमें जो होते हैं विष्णु जी एक सामान्य व्यक्ति का रूप लिए हुए रहते हैं और बाद में ईश्वर का रूप लेकर 3 पगों में पूरे लोग को नाप लेते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 102 में है सुमिलित कीजिए, इसमें भी सुमिलित करना है। तो 102 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1। ठीक है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 103 में है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो 103 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, समाज व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति का जो संबंध है वो समाज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न करेंगे 104। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो 104 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, विश्वामित्र ने। ठीक है, गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे ये विश्वामित्र ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 105 में बोल रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 105 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, ईरान से। अगला प्रश्न करेंगे 106। निम्न में से कौन से एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है।
106 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, ये जो है ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी जो है सही है। अगला प्रश्न करेंगे 107। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो 107 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कुंभा या क्रूम। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 108। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 108 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 जो है ये दोनों सही है, ये दोनों जो है दोस्तों सही है। ठीक है, मतलब धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, और ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, दोनों सही है। अगला प्रश्न करेंगे 109। 109 में है आर्यों के आक्रांतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो 109 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बीजी तिलक ने। ठीक है, और देखिए एसएससी 2012 में और उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 110। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैदिक नदियाँ हैं और यहाँ पे आधुनिक नदी है, आधुनिक नाम है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 110 का ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो मिलान भी करके दिखाता हूँ आपको। ए का 2 होगा। ठीक है, ए का 2 होगा, बी का 3 होगा और सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, ये सारे जो हैं आधुनिक नाम है यहाँ पे। ठीक है, और ये वैदिक नदियाँ हैं। तो गंडक जो नदी है दोस्तों, गंडक जो है ये आधुनिक नाम है किसका? कुंभा का। ठीक है, वैदिक नदी है ये भी। तो और देखिए पुरुषोनी है, पुरुषोनी का जो आधुनिक नाम है ये काबुल है। सदानीरा का जो आधुनिक नाम है रावी है। और सतोद्री का जो आधुनिक नाम है ये सतलज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 111। ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त हैं। तो 111 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1028 सूक्त हैं। और ये दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है और ना जाने कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 112। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो 112 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, और ये भी देखिए यूपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न ये। अगला प्रश्न करेंगे 113। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो 113 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, महर्षि कनाद को। अगला प्रश्न करेंगे 114। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषि रघुगण। ठीक है, और देखिए ये 2016 में पूछा गया है और बीपीएससी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और ये पूछा गया यूपी पीसीएस 2015 में। अगला प्रश्न करेंगे 115। 115 में है ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो 115 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि सूर्या सूक्त। अगला प्रश्न करेंगे 116। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महाभारत को। ठीक है, और ये दोनों पूछा गया है 2018 में और दोनों पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था वैदिक संस्कृति का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हिस्ट्री के बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोग देख लीजिएगा, सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा
और बगल में बेल आइकन घंटे का निशान मिलेगा, उसी पे दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।